सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में, जहां पे हम आपको जीकअप से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने इस सीरीज़ में आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं और ये हमारे इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है। होपफुली ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से आप लोग देखिएगा, आपके स्कोर में ज़रूर बूस्टअप मिलेगा और आप गवर्नमेंट जो आपका ड्रीम कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उसको पाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आज हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर, जो कि हमारा पहला पार्ट केमिस्ट्री से है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा तत्व है। यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि जो निम्न में से हैं वो कौन से एलिमेंट हैं। यानी कि हमें इसमें बताना है कि ये जो ऑप्शन ए में सिलिका है, ऑप्शन बी में कांच है, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन ऑप्शनों में कौन सा एक ऑप्शन सही है जो इनमें से एलिमेंट है। एलिमेंट दोस्तों क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। एलिमेंट यानी कि द्रव्य, ये द्रव्य है दोस्तों। द्रव्य और द्रव में डिफरेंस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जो द्रव्य होता है वो मैटर होता है और जो द्रव होता है वो लिक्विड होता है। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इस वजह से मैंने सोचा आपको इसके बारे में भी बता दूं। तो जो हमारा तत्व होता है वो क्या होता है, वे द्रव्य यानी कि मैटर यानी कि पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो तत्व जो मैटर परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अथवा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, वे तत्व कहलाते हैं। अब तक दोस्तों 108 तत्वों की खोज हो चुकी है। ये भी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए कि अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक 108 तत्वों की खोज हो चुकी है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर है। Mg इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका आप ध्यान रखिएगा। और जो इसकी वैलेंसी होती है मैग्नीशियम का, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2,8,2। तो जो इसकी वैलेंसी होती 2 होती है और जो इस मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +2। होपफुली आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर लेंगे। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस हमारी सीरीज़ से जुड़ने के बाद रिवीजन पे फोकस करिए, क्योंकि अंत समय है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा आप फोकस रिवीजन पे करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। और जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि आप जितने भी आपका चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उनके जो फार्मूलाज हो उनको एक पेज पे साइड पे लिख लीजिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले आराम से उसको आपको पूरी थ्योरी ना पढ़ना पड़े और जो आपके सारे फार्मूलाज हैं वो आपके सामने उपस्थित हों। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा फिटकरी, जिसका फार्मूला है K2SO4 का होल थ्राइस .24H2O क्या है। यानी कि हमें बताना है कि जो हमारा फिटकरी है वो क्षारीय लवण है या अम्लीय लवण है या उदासीन लवण है या द्विक लवण है। अम्ल तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो बिटर होते हैं जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसमें और उदासीन यानी कि जिनमें कोई टेस्ट नहीं होता, जैसे कि जो हमारा वाटर है जिसकी pH वैल्यू 7 होती है। जो आपको इतना तो पता होगा, जो हमारा pH वैल्यू होता है वो 1 से लेके 14 तक के एक से लेकर 14 तक के अंकों को दिखाता है, जिसमें कि जो हमारा जो बीच मिडल में होता है 7, जिसमें जो न्यूट्रल होता है, जो यहाँ जो 1 से लेके, 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, जो हमारा 1 से लेके यानी कि जो हमारा 1 से लेके यानी कि 1 2 लेके 6 तक जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं, और जो हमारा 8 से लेके 14 तक होते हैं ये हमारे क्षारीय एलिमेंट होते हैं। तो यानी कि अगर आपको बेसिक से समझाएं तो जो हमारा, अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि कोई पदार्थ है उसकी pH वैल्यू 2 है, तो वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, द्विक लवण है, तो इस सिचुएशन में आपका जो आंसर होगा वो अम्लीय होगा।
और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जितना इसकी पीएच वैल्यू अम्ल के लिए कम होती जाएगी उतना ही जो आपका एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जितना ये वैल्यू 1 से आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि 1 2 3 ऐसे अगर ऑप्शन में देता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पीएच, मान लीजिए पीएच 1 जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आगे जैसे बढ़ते जाएंगे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इसको पीएच वैल्यू बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके द्वारा हम पता करते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन डी है, यानी कि ऑप्शन डी जो द्विक्लवण है वो फिटकरी, जो फिटकरी है हमारा वो द्विक्लवण है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, वे पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिनमें यौगिक की तरफ अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, वे कौन सा घोली जा सकती है, वे कहलाते हैं उत्फुल्ल पदार्थ या प्रस्वेद पदार्थ या रासायनिक पदार्थ या आर्द्रताग्राही पदार्थ। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर से अधिक मात्रा नहीं घोली जाती, यानी कि जो कंपाउंड है उनमें अधिक से अधिक नहीं घोला जा सकता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जिसमें कि आर्द्रताग्राही जो पदार्थ होते हैं वो आपका यौगिक की ओर से अधिक मात्रा में नहीं घोले जा सकते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका जो ऊपर वाला प्रश्न है ये पॉलिटेक्निक 2006 में आया हुआ है। तो आप ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर है वो रिपीट होते रहते हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। और बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है ये पॉलिटेक्निक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद से तो रिपीट नहीं हुआ है। हो सकता है अगर आपकी लक अच्छा हो तो आपके सेट में ये रिपीट हो सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या है, नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है, यानी कि नौसादर और नमक को एक साथ हम मिक्स कर दें तो उनको किसके द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा हम उनको अलग कर पाएंगे, पृथक या अलग कर पाएंगे। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्रिस्टल द्वारा। क्रिस्टल तो आप सभी को पता होगा, क्रिस्टल यानी कि जैसे हमारा चीनी होता है, चीनी के घोल यानी जो चाशनी होती है, जब उसको घर में हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसको जब हीट प्रोवाइड करते करते एक समय ऐसा आता है कि उसमें थोड़े चमकीले पदार्थ बन जाते हैं, तो हमारा क्रिस्टल फॉर्म होता है। वो जो फॉर्म होता है वही हमारा क्रिस्टल फॉर्म होता है। और प्रभाजी वाष्पन तो एक अलग ही विधि है। और इसमें से जो हमारा सी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो कि हमारा ऑप्शन सी है, यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ही हम नौसादर और नमक को अलग अलग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी उसी से रिलेटेड है और ये पॉलिटेक्निक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अलग फॉर्म में आए हुए क्वेश्चन है। तो हमने दोनों क्वेश्चन को साथ में कर दिया ताकि आपको टाइप पता चल जाए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या लिखे हुए दोस्तों, नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। ऊपर मैं आपको समझा ही चुका हूँ तो इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं वेस्ट करता हूँ। ये भी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो जो आपका ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन, ये आपका राइट आंसर है। तो आपको मैं क्रिस्टल ऊपर समझा दिया मैंने, और प्रभाजी क्रिस्टल तो एक अलग ही चीज़ है। मैं ऊर्ध्वपातन के भी बारे में थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। जो आपका ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी विधि है जिसमें कि क्या होता है, जो हमारा सॉलिड है वो हमारा बिना लिक्विड, यानी कि जो सॉलिड हमारा सब्सटेंस होता है वो बिना लिक्विड में चेंज हुए वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि सॉलिड टू गैस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एलिमेंट होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है। वैसे आपने देखा होगा कोई भी चीज़ है अगर उसको हम हीट देते हैं तो पहले वो लिक्विड में जाएगा फिर गैस में। एग्जांपल के लिए अगर मैं आइस का एग्जांपल देता हूँ, जो आइस होते हैं उनको अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, पहले वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में जाते हैं, उसके बाद वो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन आपका सीधा सा है कि कोई भी चीज़, तो कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा वो ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, हमारे घरों में पूजा सामग्री में हम लोग कपूर का यूज़ करते हैं। जो कपूर भी होता है वो डायरेक्ट जब उसको जब हीट प्रोवाइड करते हैं, जब उसको जलाते हैं घरों में, तो डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। तो इसका एग्जांपल आपका कपूर है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपको ऑप्शन में पूछ दे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है,
यानी कि आपको पता ही होगा कि हमारे दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक जो हमारे द्रव्य होते हैं वो दो चीज़ों में परिवर्तित होते हैं। एक हमारा क्या होता है फिजिकल चेंज, एक होता है हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है उनमें क्या होता है पदार्थ के स्वरूप एवं भौतिक गुणों में अस्थायी चेंज होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ फिजिकल रूप में चेंज हो रही है तो उसको हम दोबारा उसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दोबारा से उसी रूप में ला सकते हैं। यानी कि अस्थायी चेंज मतलब ये टेम्प्रोरी है। जो आपका फिजिकल चेंज होता है वो टेम्प्रोरी होता है और जो आपका केमिकल चेंज होता है दोस्तों वो परमानेंट चेंज होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ एक बार दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई तो परिवर्तित हो ही जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कोयला, यहाँ पे क्या आप ऑप्शन में आपके कोयले का जलाना, तो आप अगर साधारण से देखे होंगे अगर हम कोयला जला देते हैं तो आप दोबारा उससे कोयला नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि दोबारा उससे कोयला नहीं बना पाए। यानी कि एक बार जो उसमें एनर्जी है अगर वो जलने के बाद जो ख़त्म हो गई तो दोबारा उससे हम कोयला नहीं बना सकते। उसी प्रकार दूध है, अगर आपने दूध को रख दिया, दूध सड़ गया तो दोबारा हम दूध को नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपका क्या है वाष्प का बनना है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन सी है वाष्प। यानी कि क्या है कि जैसे कि आपने भगोने में गैस पे रख दिया, भगोना चढ़ा के उसमें पानी को हीट दे रहे हैं तो पानी क्या है वाष्प बन जाता है। लेकिन अगर आप उसी वाष्प में, आप तो सोच रहे हैं कि वो हवा में उड़ जाता है, लेकिन आप उसी वाष्प को अगर पकड़ना चाहें तो उसी के आप भगोने के ऊपर एक प्लेट रख दीजिए। आप देखेंगे कि जो वाष्प के कण हैं यानी पानी के कण हैं वो छोटी छोटी बूंदों में आपकी प्लेटों में एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि वाष्प में जो है वाष्प गणना फिजिकल चेंज है। यानी कि इसको हम फिजिकल चेंज है, इसको हम तीनों फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक रूप से ठंडा हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अगर कोई दूध का बर्तन है उसको किस विधि से जल्दी ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, और ऑप्शन बी है आपका जब दूध के बर्तन को बर्तन की सिल्ली पर रखा जाए। यानी कि एक ऑप्शन आपका कह रहा है जब बर्तन के ढक्कन पर उसके यानी कि जो आपका बाउल है उसके ऊपर हम पर्याप्त मात्रा में बर्फ़ की सिल्ली रख दें। दूसरा ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि आप यानी कि जो बर्तन है उसको ही आप बर्फ़ की सिल्ली पर रख दें। और तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों कि आप चारों तरफ से जब बर्फ़ को बर्तन के और चारों तरफ से, यानी कि बर्तन है आपका बीच में और चारों तरफ से आपने बर्फ़ रखते हुए आपने बर्तन को पूरा कवर कर दिया। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी दशाओं में समान रहेगा। तो आपको जैसा ही पता होगा कि अगर हम बर्फ़ में ऑप्शन ए के अनुसार यदि हम केवल ढक्कन पे रखेंगे तो उतना जल्दी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर से ही दे रहे हैं, साइड की जो उसकी सरफेस है वो खुली हुई है। अगर ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन बी है जो आपका, उसमें क्या लिखा हो अगर बर्तन को दूध की सिल्ली पे रख देते हैं, अगर बर्तन को आप रख देंगे दूध की सिल्ली पे तो आपका जो बॉटम वाला जो उसकी बॉटम है वही ठंडी हो पाएगी। लेकिन ऑप्शन सी है जो आपका वो एप्रोप्रिएट आंसर है, जिसमें कि क्या है जब बर्फ़ को आप चारों तरफ रखने की, आप बर्तन रखा हुआ है उसको चारों तरफ से रख देंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। प्रश्न में आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है शीघ्रता से हमें ठंडा करना है, ना कि ठंडा करना। तो शीघ्रता से ठंडा करने के लिए हमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि जब हम बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रख देंगे। तो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला हमारा प्रश्न है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया। ये आपका प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो इस वजह से इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है डाल्टन ने, ऑप्शन बी है प्राउस्ट ने, ऑप्शन सी है रिएक्टर ने, ऑप्शन डी है गैसुलेक ने किया। तो जिसमें आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, प्राउस्ट ने किया था। जो इस आपका स्थिर अनुपात के नियम है उसे प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात के नियम में क्या है दोस्तों कि जो भी हमारा मास है, जो मास है उसका जो रेशियो है वो फिक्स होता है, यानी कि वो संयुक्त रूप से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर है H2O, जो उसका जब रेशियो निकालते हैं मास रेशियो तो 1:8 आता है। अब आप मास को पृथ्वी के किसी के भी कोने पे ले जाएंगे, जो इसका मास का जो रेशियो है वो 1:8 ही आएगा। यानी कि इनके प्रश्न नियम के अनुसार यही बताया है इन्होंने
कि जो हमारा कोई भी द्रव्यमान है उसका जो मास है वो एक निश्चित रेशियो में फिक्स होता है, और ये नियम प्राउस्ट ने दिया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नहीं है, अगले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें पता ही होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे चार्जेस हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ मैं। तो आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे एलिमेंट हैं उनकी खोज किसने करी थी। एक हमारा ट्रिक है इसको याद करने की। ट्रिक क्या है हमारी, ईंट पर नाच, ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। ईंट पर नाच यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के हमारे क्या खोजकर्ता कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन के खोज कर वो थॉमस एल्वा एडिसन है। दूसरा इसी प्रकार से आपका प्रोटॉन आता है, तो प्रोटॉन के जो खोज करता हैं वो इर्नेस्ट रदरफोर्ड जी हैं। और जो हमारा लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि न्यूट्रॉन के जो खोज करता हैं वो चैडविक जी हैं। तो होपफुली ये आपको पसंद आ गया होगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। यानी जो आपका जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो हमारा आवेश होता है, आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, और हमारे न्यूट्रॉन के लिए जो आवेश होता है जीरो होता है, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हमारा आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻19 प्रति कूलम। और जो हमारा प्रोटॉन पे आवेश होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। आप देखेंगे दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो निगेटिव है और जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो पॉजिटिव है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो निगेटिव होता है और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन के लिए ये वैल्यू जीरो होती है। अब इसी प्रकार से आवेश की संख्या, यानी कि आवेश देखेंगे इसमें -1 होता है, इसमें +1 होता है, इसमें 0 होता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन के मास की। जो हमारे इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि आपका जीके का एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है, बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपका पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, और यह पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का जो रेशियो है वो कितना होगा। अभी आगे प्रश्न मैंने ऐड किया वो दोस्तों आपको दिखाऊंगा मैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻21 kg होता है, और जो आपका प्रोटॉन का मास होता है वो 1.673 इंटू 10⁻27 kg होता है। और देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन पे भी कुछ ना कुछ मास होता है, इसका चार्जेस भले ही नहीं होते न्यूट्रॉन पे, बस न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो हमारा वो होता है 1.675 इंटू 10⁻27। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की ओर, यानी कि अगले उसके ओर, जो हमारा सापेक्षिक भार है यानी कि रिलेटिव भार, वो कितना होता है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होता है, प्रोटॉन के लिए 1837 होता है, और जो हमारे न्यूट्रॉन है उसके लिए 1839 होता है। यानी कि जब आप इन लोगों का रेशियो, सापेक्षिक रेशियो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो आपका 1/1837 प्रोटॉन मिलेगा। इस तरह से सापेक्षिक भार लेते हैं, यानी कि रिलेटिव करते हुए। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। इस चार्ट को आप अपने माइंड में सेव करके रखिएगा, हो सकता है इस चार्ट से आपका एक प्रश्न बन सकता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक में। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी कि जो हमारा परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या होता है। जैसे कि आपको दोस्तों पता ही होगा, परमाणु में नाभिक होता है और इसके बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कि इतना तो आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकते हैं। और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें, अब कौन कौन से चार्जेस बचते हैं, प्रोटॉन बचता है एंड प्लस न्यूट्रॉन बचता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर ही किसी परमाणु का नाभिक बनता है और इसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है दोस्तों कि न्यूक्लियस में कौन से एटम होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। यानी कि जो परमाणु है उसको सर्वप्रथम किसने डिवाइड किया है, किसने विभाजित किया। जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा बैकेरेल। यानी कि बैकेरेल ने सर्वप्रथम परमाणु को विभाजित किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। यानी कि जो हमारे परमाणु होते हैं, जो अभी आपको मैंने ऊपर समझाया, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं तथा न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कहलाती है। तो उनकी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं उनको ऐड करेंगे दोस्तों हम। यानी कि आपको सीधा सा अगर दिया हो द्रव्यमान संख्या जो इक्वल होती है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। यानी कि किसी एटम में अगर आपको ये पूछ रहा हो कि कितने द्रव्यमान संख्या है, तो आप उनके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जब ऐड कर देंगे तो आपको उसकी द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। या आपको दो वैल्यू दे दे, आपको मास नंबर दे दे और प्रोटॉन की वैल्यू दे दे, पूछ दे न्यूट्रॉन क्या होता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर में आपको प्रश्न बन सकता है कि मान लीजिए किसी की एटम की मास वैल्यू 4 है और उस पर जो न्यूट्रॉन है वो 2 है, तो इसमें आप प्रोटॉनों की संख्या बताइए। तो आप सीधा सा आपको पता ही है और फॉर्मूले में आप रख देंगे। तो फॉर्मूला आपका क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है और आपको प्रोटॉन की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, पूछ रहा है, और 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता हुआ और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए, मास नंबर, इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है, कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का मान होता है। यानी कि जो कैथोड रेज होती हैं दोस्तों, आपको पता होगा विसर्जन नलिका में जो कम प्रेशर पर एक वैद्युत कुचालक से जो हाई वोल्टेज पे उत्पन्न होती हैं वो कैथोड रेज होती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है दोस्तों। ये किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। जो आपकी कैथोड रेज होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो तथा इनके पाथ पर जो भी सॉलिड वस्तुएं रखी होती हैं उनकी ये छाया बनाती हैं, यानी कि इनकी शैडो बनाती हैं। इनको इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो रेज होती हैं ये इनको भेदती हुई निकल जाती हैं। तो आप देखेंगे तो इनकी उस पर छाया यानी कि प्रतिछवि मिलेगी। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका जो राइट आंसर है वो है 9.579 × 10⁴। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि 9.579 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम, ये आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा परमाणु भट्टी से रिलेटेड है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रश्न क्या है कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। यानी कि जो आपको की परमाणु भट्टी होती है उसमें ग्रेफाइट का क्या कार्य होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विमंदक का कार्य करता है। यानी कि आपको पता ही होगा परमाणु भट्टी में जो यूरेनियम 235 और पोलोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट के साथ साथ हम D2O यानी कि भारी जल D2O एंड ग्रेफाइट, इन दोनों का उपयोग विमंदक के रूप में करते हैं। तथा विमंदक मतलब दोस्तों क्या होता है कि विमंदक का मतलब होता है कि जैसे कि जब परमाणु भट्टी में हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो उनके पार्टिकल होते हैं
इनमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी उत्पन्न हो जाती है। अगर दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी उत्पन्न हो जाएगी तो फ्रिक्शन के कारण अगर इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो परमाणु भट्टी में आग लग सकती है और वहाँ पे विस्फोट हो सकता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हम इसमें ग्रेफाइट की छड़ या D2O का भारी जल का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से हम न्यूट्रॉनों की जो गति होती है उसको नियंत्रित कर देते हैं। जब हम न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित कर देंगे तो इससे क्या होगा, तो उसमें जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और उससे कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसके साथ साथ D2O का भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है प्रश्न में इस बार ये पूछ दे कि परमाणु भट्टी में D2O का क्या उपयोग है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी। यानी कि प्रश्न में आपका प्रश्न कह रहा है कि जो आपका आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी है उसकी खोज किसने करी थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर, बेकुरल। जो बेकुरल नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की खोज करी थी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है दोस्तों कि परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि परमाणु में अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं, रेज होती हैं। तो इसमें से किसके निकलने से परमाणु के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि क्या लिखा हुआ कि परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी कि आपको इतना तो पता ही होगा दोस्तों, जो अल्फ़ा रेज होती हैं, अगर किसी एटम से अल्फ़ा रेज निकलती है तो अल्फ़ा रेज की वजह से उसके द्रव्यमान यानी मास में कमी होती है, और आपको जो बीटा रेज होती है उसकी वजह से आपके परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक में परिवर्तन हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, गामा। क्योंकि ये रेज होती हैं, आपको मैंने पीछे बताया है ये न्यूट्रल, ये गामा रेज जो होती हैं ये उदासीन होती हैं, तो इनके निकलने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको मैंने यहाँ समझा दिया, अगर किसी परमाणु में से अल्फ़ा रेज निकल रही है तो उसके मास में कमी आएगी, और जो आपका बीटा रेज निकल रही है तो उसके परमाणु संख्या में कमी आएगी। इनका फार्मूला भी होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि अल्फ़ा रेज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या में कमी अपॉन 4। यानी कि आपको पूछ सकता है कि किसी एटम में अगर द्रव्यमान में 12 की कमी हो रही है तो उसमें कितनी अल्फ़ा रेज हैं। तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4, तो आपका आंसर आएगा 3। उसी तरीके से बीटा के लिए भी जो एक फार्मूला हो दोस्तों वो आपको बता देता हूँ। बीटा रेज की संख्या ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है दोस्तों 2 इंटू अल्फ़ा माइनस, यानी कि अल्फ़ा यानी कि जो अल्फ़ा रेज के बारे में, माइनस परमाणु के क्रमांक में यानी कि एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस आता है उसको लिखते हैं। इस प्रकार से आप बीटा रेज की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये आपकी हमारी सीरीज़ है जो कि अभी हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ में करा रहे हैं 100 क्वेश्चन की। तो आज ये हमारा चौथा वीडियो लेक्चर है जिसके अंतर्गत आप सभी को मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। यानी कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें, कौन सी ऐसी रेज है जिसकी आयनीकरण संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अल्फ़ा किरण। अल्फ़ा रेज जो होती हैं उनकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि पॉलिटेक्निक 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए समझते हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, कम ताप की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा दोस्तों पिछली क्लासों में कि जो हमारा न्यूक्लियर नाभिकीय जो विखंडन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट चाहिए होती है। इस वजह से हम इसको प्रयोगशाला में नहीं कर सकते क्योंकि प्रयोगशाला में हम उतनी हीट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न जो है दोस्तों हमारा वो अब केमिस्ट्री का टॉपिक खत्म होता हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है, जो कि फिजिक्स का बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि हमारा प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। यानी कि ये प्रश्न कह रहा है कोई आपकी बोतल है, उसमें किस कंडीशन में उस पर जो दाब लगेगा वो अधिकतम लगेगा। आपको पता ही होगा प्रेशर का फॉर्मूला होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर का जो फार्मूला दोस्तों होता है वो P = F अपॉन A। तो इसमें कह रहा है जैसे कि कोई बोतल है, मान लीजिए ये बोतल है और इस पर दाब लगेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, इसके ऊपरी सतह पे यानी कि ढक्कन वाले पार्ट पे, या फिर इसके बीच में लगेगा, या फिर इसके पहले ऊपर लगेगा फिर मिडल में लगेगा, या फिर इसके बोतल की पेंदी पे लगेगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बोतल की पेंदी पे जो यानी कि जो बोतल का बॉटम एरिया है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में उनके आयतन समान होंगे, उनके द्रव्यमान समान होंगे, उनके घनत्व समान होंगे, इनमें से कोई नहीं। दो पिंडों का द्रव्य में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है, यानी कि पूछ रहा समान भार, तब ऐसे में आयतन समान होंगे। यानी कि दोस्तों आयतन तो किन्हीं भी दो चीज़ों का समान हो सकता है बट उनके मास नहीं समान हो सकते दोस्तों। लेकिन जैसे कि आप एक कॉपी है, आप इसी शेप में कॉपी है, इसी शेप में एक लोहे की चादर ले लेंगे, दोनों का आयतन तो सेम है दोस्तों लेकिन इनके मास में डिफरेंस आ जाएगा। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी, डेंसिटी भी एक अलग मैटर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी, यानी कि उनके जो मास हैं वो सेम हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें जो कुछ वेव्स हैं उनके बारे में डिफाइन कर देता हूँ। आपको दोस्तों पता ही होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें दोस्तों तब बनती हैं जब कोई विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र में के संपर्क में आता है। यानी जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस में आती है, के संपर्क में आती है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रोड्यूस होती है। तो आप आइए जानते हैं जो वेरियस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी कौन कौन सी तरंगे हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आपकी पहली वेव है वो दीर्घ तरंगे हैं। जो दीर्घ तरंगे हैं ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि दीर्घ जो तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा कितना होता है। तो आपका जो दीर्घ तरंगे हैं उनका जो लैम्डा होता है दोस्तों वो 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर तक होता है। और जो इनकी उत्पत्ति होती है दोस्तों वो विद्युत परिपथ में दोलित्र के कारण होती है, यानी कि जो उनमें दोलन होता है उसके कारण ये उत्पन्न होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रेडियो वेव की। जो रेडियो वेव की तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है दोस्तों, वो 10⁵ से 10⁻⁻⁻1 मीटर तक होती है। और जो उत्पन्न होती हैं ये भी दोलित्र द्वारा उत्पन्न होती हैं। जो माइक्रोवेव होती हैं दोस्तों यानी कि माइक्रो तरंगे, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 से 10⁻⁻⁴ मीटर तक होती हैं। और ये निर्वाचित नलिका में, इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नलिका में उत्पन्न होती हैं। दोलित्र के द्वारा ये भी उत्पन्न होती हैं लेकिन ये नलिका में उत्पन्न होती हैं। और जो आपकी दीर्घ तरंगे हैं वो विद्युत परिपथ में उत्पन्न होती हैं दोलित्र के द्वारा। अब बढ़ते हैं आपकी चौथी वेव की ओर जो कि ये उष्मीय तरंगे, हीट वेव। जो हीट वेव होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है यानी कि तरंग दैर्घ्य वो 10⁻³ से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती हैं। और ये गर्म वस्तुओं द्वारा प्राप्त होती हैं। दृश्य तरंग यानी कि विजुअल वेव जिनको हम देख सकते हैं वो 7.8 × 10⁻⁷ से 3.9 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। दोस्तों ये विजुअल वेव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि जो विजुअल वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। और ये जो प्राप्त होती है दोस्तों ये ताप दीप्त वस्तुओं द्वारा प्राप्त होती हैं।
अब बढ़ते हैं अपने अगले वेव की ओर, जो कि पराबैंगनी तरंगे यानी कि अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो होती हैं, उनकी जो वेव लेंथ होती है दोस्तों वो 3.9 × 10⁻7 से 10⁹ मीटर तक होती है और ये सूर्य तथा आयनित गैसों से प्राप्त होती हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों, जो सूर्य से जो हानिकारक रेज़ निकलती हैं, जो हानिकारक तरंग निकलती है वो आपकी पराबैंगनी तरंग होती है, जो पराबैंगनी तरंग होती हैं जो कि आपकी ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे ये पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं और हम लोग चर्म रोग जैसी बीमारी से बच पाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले वेव की ओर, जो कि एक्स वेव हैं यानी कि एक्स तरंगे हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁸ से 10⁻12 मीटर तक होती है और ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य पर टकराने पर उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो तेज़ी से इलेक्ट्रॉनों में गति होती है उनके लक्ष्य पे, टारगेट पे जो हिट करते हैं वहाँ से प्राप्त होती है। यानी कि जो एक्सरे में तरंगे यूज़ होती हैं वो यही वेव्स होती हैं। अब बात करते हैं गामा वेव्स की दोस्तों। जो आपकी गामा वेव है उसकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻10 से 10⁻14 मीटर तक होती है और ये परमाणु के नाभिकों में, यानी कि जो परमाणु के एटम के न्यूक्लियस में जो विघटन होता है उसके कारण आपकी गामा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो निम्न में से कौन अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों, एक आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है और आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी कि एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है यानी कि अनुप्रस्थ तरंग होती है वो, जैसे कि अगर मान लीजिए ये कोई पथ है तो उसमें वो एक साइड से चलती हैं, यानी कि पैरेलल में, समांतर में चलती हुई ऐसे ऐसे चलती हैं जब उन्हें आगे बढ़ना होता है। और जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो दोस्तों हमेशा परपेंडिकुलर रूप में, यानी कि जब वो आगे बढ़ेंगी तो इस फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। अगर मान लीजिए आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो ऐसे टाइप में जो वेव चलती हैं वो आपकी अनुदैर्घ्य वेव होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं दोस्तों, ये आपकी जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं दोस्तों, ये आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। यानी कि आपको प्रश्न में बताना है किस वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। जो आपका इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों वो आपको ऑप्शन सी, जो रेडियो वेव होती है दोस्तों, इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तथा एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिनकी आवृत्ति कम होती है उनके वेव लेंथ यानी कि लैम्डा जो होती है वो अधिक होता है। जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उनका लैम्डा अधिक होता है। इसी कारण से जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो अधिक ऊपर सैटेलाइट्स द्वारा जो भेजी जाती हैं तब भी वो नीचे तक आ जाती हैं, क्योंकि इनकी जो वेव लेंथ होती है ये काफ़ी अधिक होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सरल लोलक के लिए L व T के बीच का ग्राफ बताइए। तो जैसा कि आपको दोस्तों ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। जो सरल आवर्त गति होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है और जो इसका ग्राफ भी बनता है दोस्तों L व T के बीच में वो स्ट्रेट ही होता है। यानी कि इसका आपका करेक्ट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि सरल लोलक L व T के बीच में जो ग्राफ बनता है वो सीधी रेखा में बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा जब चलाया जाता है तो कमरे की वायु ठंडी होती है, गर्म होती है या अपना तापमान बनाए रखती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जब आप बंद कमरे में पंखे को चलाएंगे तो जिसमें से हवा जो निकलेगी वो कमरे की वायु गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब फ़ैन को चालू करते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा विद्युत ऊर्जा होती है और विद्युत ऊर्जा जब फ़ैन में जाती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी प्लस ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है दोस्तों। मैकेनिकल यांत्रिक और गतिज ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज होती है, जिसके कारण जब आप पंखा फ़ैन बंद रहता है तो उसमें पहले से ही ऊष्मा कुछ रहती है और जब फ़ैन चला देते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है, तो हमें और अधिक गर्मी का एहसास होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है, जो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है। यानी कि जो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है।
वस्तु के द्रव्यमान पर, ताप वृद्धि या कमी पर, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, या इन सभी पर। जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है ऑप्शन डी। आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। आपने देखा ही होगा दोस्तों, जो मास एनर्जी है वो सॉरी जो ऊष्मीय ऊर्जा वो मास पे निर्भर करती है। यानी कि अगर हमारे पास 1 किलो कोयला है तो वो जलेगा, 2 किलो कोयला उससे ज़्यादा देर तक जलेगा, 3 किलो कोयला उससे और ज़्यादा देर तक चलेगा। यानी कि जैसे जैसे मास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हीट एनर्जी अधिक होती जाएगी। और दूसरा कि ताप वृद्धि, अगर हम ताप को बढ़ाएंगे यानी कि और उसमें लगाएंगे तो उसमें और अधिक, यानी कि और अधिक कोयला डाल देंगे तो और एनर्जी प्राप्त होगी, और कोयला हटा लेंगे तो ताप में कमी आ जाएगी। यानी कि ये है। और ऑप्शन सी के कह रहे हैं पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की प्रकृति पे भी उसमें ऊर्जा निर्भर करती है। इस ऑप्शन से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपका कोयला है वो पेट्रोल, आपका एग्जाम्पल के लिए कोयला और पेट्रोल का लेते हैं, तो आपको पेट्रोल है उससे और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जो आपका कोयला है उससे कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये आपकी प्रकृति, दोनों सेम प्रकृति के नहीं हैं, तो ये आपका डिफरेंस है। प्रकृति इनकी अलग अलग है, तो इस वजह से प्रकृति पे भी हीट ऊर्जा जो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है वो आपका निर्भर करती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है जो आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इन सभी पर। आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस खत्म होते हुए अब बढ़ते हैं हम अपने मैथमेटिक्स की ओर। तो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे पॉलिटेक्निक भी सचिन पर इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, उसको आके देखें और अपने जीकअप की तैयारी में 4 चांद लगाएं। बढ़ते हैं अब हमने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा अगला प्रश्न जो है। तो आइए दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स को ख़त्म करने के बाद हम मैथमेटिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि आपके जीकअप एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता ही है मैथ्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का हाफ 25-25 क्वेश्चन हैं और मैथमेटिक्स के पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से हम मैथ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैथ्स काफ़ी वेटेज रखती है आपके जीके एग्ज़ाम में, और बच्चे काफ़ी इससे भयभीत भी होते हैं क्योंकि मैथ्स सबको समझ में नहीं आती है। तो आइए हम मैथ्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपके एग्ज़ाम को काफ़ी हेल्पफुल बनाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने मैथमेटिक्स के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है tan थीटा बराबर -4/3 है, तब sin थीटा का मान बताना है। ये तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको आपको दूसरी विधि से बताएंगे। एक तो आपकी विधि है कि आप इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन हम आपको फार्मूलास के द्वारा, क्योंकि हम दोस्तों बड़े हो चुके हैं, छोटी क्लास में नहीं हैं, तो हमको फार्मूलास के द्वारा कैसे इसको करते हैं वो बताते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ tan थीटा इक्वल टू -4/3, तो tan थीटा को अगर हम इसको बदल देंगे cot थीटा में, तो आपको पता ही होगा दोस्तों tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। तो इसमें जब दोस्तों हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो हमारी जो cot थीटा की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, यानी कि -3/4। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब हमारा cot थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों, -3/4। अब आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों, जो 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है वो हमारा कॉसिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी में दोस्तों एक हमारा फार्मूला और होता है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक आप यहाँ पे एक और जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 1 + सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूलों को दोस्तों आप अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूलाज पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो हम आइए अपने प्रश्न पर दोबारा से आते हैं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन से मैंने आपके 3 फार्मूलाज को रिवाइज़ करा दिया। इस तरह आप लाइव सेशन में बने रहिए और आपको ऐसे कमाल के फार्मूलाज रिवाइज़ करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता है दोस्तों, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब हमें cot थीटा की वैल्यू पता है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट cot थीटा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे तो 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16 इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आएगा x बराबर +-
4/5, क्योंकि स्क्वायर है तो दोस्तों आपको पता ही होगा स्क्वायर में जब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू एक पॉजिटिव आएगी एक निगेटिव आएगी, तो जिसमें हमारा जो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 4 ± 4/5। तो जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ± 4/5 हो जाएगा। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बता देता हूँ मैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है जिसमें कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों उसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। और जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों उसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और जो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इस बात को अभी आप ध्यान रखिएगा। और जो पूरा जब साइकिल पूरा होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है sin 3a - b = 1 एंड cos 2a - b = √3/2, तब sin a एंड cos b की वैल्यू बतानी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे कि sin 3a - b = sin 1, आपको पता ही होगा दोस्तों कि sin 0 डिग्री होता है जो वो 0 होता है। sin 30 डिग्री जो होता है दोस्तों वो 1/2 होता है। sin 45 डिग्री जो होता है वो 1/√2 होता है। और जो sin 60 डिग्री होता है वो √3/2 होता है। और जो sin 90 डिग्री होता है उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपके साइन की जितनी वैल्यू बन सकती थी वो भी आपको समझा दिया है दोस्तों। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो एक ही वैल्यू हमारी यूज़फुल है sin 90 डिग्री, और का काम नहीं है, इनको मैं रफ कर देता हूँ। तो आपके जो sin 90 डिग्री है उनकी वैल्यू 1 है। तो अब हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों sin 90। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो हमारी एक इक्वेशन बन के आएगी 3a - b = 90 डिग्री। सेम फार्मूला सेम अप्रोच हम इस वाले में भी अप्लाई करेंगे। cos 2a - b = √3/2 होता है। तो जो cos के केस में दोस्तों उल्टा होता है, जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है। तो इसको हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो cos यहाँ पे हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। एंड यहाँ से cos से जब cos कैंसिल करेंगे तो 2a - b = 30 डिग्री हो जाएगा। जब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा a = 60 डिग्री एंड b = 90 डिग्री। यानी कि जो आप sin 60 का मान अभी दोस्तों आप लोगों को बताया √3/2 होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका जो। और साइन जो cos 90 की वैल्यू होती है दोस्तों वो 0 होती है। मैं आपको लगे हाथ cos की भी जितनी वैल्यूज़ हैं वो समझा देता हूँ दोस्तों। cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। एंड cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और जो cos 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। एंड जो cos 90 की वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 0। तो हम cos 90 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि √3/2, 0। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है यदि p + q = 6 है और pq = 8 है तो pq + q³ किसके इक्वल हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, फार्मूला बेस्ड। आपको पता ही होगा दोस्तों a + b³ का फार्मूला जो कि होता है a³ + b³ + 3ab एंड ब्रैकेट a + b। इस फार्मूले का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। हम p की जगह मान लेते हैं a है और q की जगह b है। तो यहाँ पे p + q की जो वैल्यू है दोस्तों वो 6 है। 6 का क्यूब हो जाएगा और a³ + b³ आपको ab की वैल्यू दी हुई है 8, 3 × 8 कर देंगे। और जो आपका a + b का मान है वो फिर से 6 दिया हुआ है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास जो आएगा करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आप ये कैलकुलेशन सा बेसिक सा पार्ट है, मैं कैलकुलेशन को नहीं कर रहा हूँ दोस्तों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा सकूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड है वो आपके बिल्कुल पास है। तो इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय में आप जितना कम समय में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। कैलकुलेशन आप स्वयं से करिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि रिपीट हो गया है शायद, तो इनको हम छोड़ते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपको बताना है। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हम वही अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। जगह के लिए मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को नीचे कर लेता हूँ। जब आपको a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि आपको यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिए है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी है 58। आप 100 माइनस 58 करेंगे इक्वल टू 2ab। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जो आपकी जो ab की वैल्यू आएगी वो हमारी 21 आ जाएगी। अब दोस्तों हमें a प्लस बी इक्वल टू 10 ये पता चल चुका है। अब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 58 पता चल चुका है और ab इक्वल टू 21 पता चल चुका है। क्या आपको इन वैल्यूज़ को देख के कोई फार्मूला याद आ रहा है दोस्तों? मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको फार्मूला बताया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, जो कि होता है दोस्तों a प्लस बी। थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, 21 आ जाएगा यहाँ पे, और पेन भी चेंज कर लेता हूँ। तो जो आपका आएगा वो होगा a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब आप डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे, a प्लस बी आपका 10 है और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 है और ab की वैल्यू आपकी कितनी है दोस्तों, 21 है। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी 370 इज़ द राइट आंसर। आप कैलकुलेशन स्वयं से करिएगा, नहीं तो मैं खुद ही कर देता हूँ। तो आपको 10 इंटू यहाँ पे जब आपको माइनस करेंगे 58 में से 21, तो आपका 37 आएगा। जो आप इसको करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 370। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये भी टिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आपका टिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। इस वजह से मैंने टिग्नोमेट्री के काफ़ी अधिक क्वेश्चन डाले हुए हैं, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर पाएँ। और ये काफ़ी ईजी होते हैं दोस्तों, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनको स्मॉल अप्रोच से इनसे ज़्यादा आउटकम प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा प्रश्न है tan x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 2 है, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें पहले क्या करते हैं समझते हैं। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि यहाँ भी स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा करने के लिए हम इन दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर, मैं tan की जगह t लेट कर ले रहा हूँ दोस्तों, यानी कि t स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर प्लस कॉट की जगह c कर ले रहा हूँ, c स्क्वायर प्लस 2 tan इंटू कॉट इक्वल टू 4। आसानी से ये हो गया दोस्तों। अब हमें tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। और आपको पता होगा tan थीटा जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है। तो हम t की जगह रखेंगे दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सी की जगह रखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप देखेंगे साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या दोस्तों, टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए। आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो ए आएगा, और जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए इक्वल टू 2, यानी कि tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आपकी 2 आएगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2, तो x के बराबर है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम सॉल्व ना करते हुए ऑप्शन से करेंगे, तो ऑप्शन से एलिमिनेशन का प्रयोग करेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। तो हम देखेंगे दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे x की जगह अगर हम 2 रखेंगे दोस्तों, तो 2 2 जा 4 5, यानी कि हमें ऊपर 9 चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए तो गलत हो गया, क्योंकि ऊपर आपका 9 नहीं बन रहा है, ऊपर इससे 5 बन रहा है। 1 रख के देखते हैं दोस्तों,
तो 1 रखेंगे अगर तो ऊपर 3 बन रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका बी भी नहीं करेक्ट है। आइए अब ऑप्शन सी पे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका 3 है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन 3 रखिए, 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 टू जा 6 इंटू 3 टू जा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। आपका ऑप्शन सी भी नहीं करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं ऑप्शन, अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन डी है, तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आँख बंद करके भी ये क्वेश्चन आप कर देंगे दोस्तों, क्योंकि आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट विथ से एलिमिनेट कर दिया है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है एक्स स्क्वायर। जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 9 का मास एम एस माँ और एस एक्स माइनस के हो तो के का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, एक्स माइनस के इसको 0 के इक्वल टू लेट कर लेते हैं, तो आपको जो x की वैल्यू प्राप्त होगी दोस्तों वो k होगी। अब हम जहाँ पे x है दोस्तों, वहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे k रख देंगे दोस्तों। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल में 0। तो जो ये सॉल्व होगी दोस्तों, k स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, और जो आपकी दोस्तों k की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 3 आएगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है इसको भी के की फॉर्म में चेंज करते हुए यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे आप। तो आपका के बराबर प्लस माइनस 3 आया है। तो अब जहाँ जहाँ मैंने एक्स है दोस्तों वहाँ पे के स्क्वायर रख देते हैं, के स्क्वायर प्लस के माइनस का 12। अब जो आपकी तो वैल्यू मिली है इनको ऑप्शन में पुट करके देखिए, इक्वेशन में पुट करिए दोस्तों। क्या आपका आ रहा है, क्या आपका सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप -3 रखेंगे दोस्तों तो 9 आएगा, क्योंकि इस होल स्क्वायर में है तो जो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस का 12, यानी कि यहाँ पे 12 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो के बराबर -3 तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। अब के बराबर 3 रख के अगर देखेंगे दोस्तों तो ये आपका राइट आंसर है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है के बराबर 3 वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 8p माइनस का 15 इक्वल टू 0 के दोनों मूल समान हैं तो p का मान बताइए। अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे सॉल्व करने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय भी कंज्यूम होगा, और इस तरह का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों मूलों की यानी कि रूट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। कब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, इक्वल टू 0 कब होगा। हम उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके दोस्तों क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो आप देखेंगे हमें क्या करना, जब दोनों मूल समान हो दोस्तों तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब इसको उधर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac कर लेंगे। आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे जो b है वो हमारा p है जो आपका b है दोस्तों p है। यहाँ पे आपको पता ही होगा इक्वेशन ऐसे होती है ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए दोस्तों, जो a की वैल्यू है वो हमारी 1 है और जो b की वैल्यू है दोस्तों वो माइनस का p है, और माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा माइनस का p हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, और जो आपकी ऑप्शन सी की है वो है 8p माइनस का 15। तो बी स्क्वायर यानी कि b की जगह आप दोस्तों क्या रखेंगे p माइनस का p स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, और 4 इंटू a की जगह 1 रख देंगे, और इस c की जगह दोस्तों 8p माइनस का 15। इस ओवरऑल क्वेश्चन को जब आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा p इक्वल टू 2 आ जाएगा, और या तो 30। जो आपका ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब यहाँ पे आप रख के यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 2 2 4। और जब आप p की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे दोस्तों तो आपका जो इक्वेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
जो अगला प्रश्न है वो है हमारा समीकरण x + y = 13 और 2x + 3y = 32 का हल है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है और जो ये क्वेश्चन देखने में ही डरावना है, और लेकिन जब आप रूट्स की प्रॉपर्टी यानी कि जो मूलों की प्रकृति से करेंगे b² - 4ac से ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो आपका क्वेश्चन ये चुटकियों हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वैल्यू डिफरेंट रहेगी जो, बट लेकिन जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो बेसिक सा क्वेश्चन है, x + y = 13 एंड 2x + 3y = 32। तो आपको इसका हल बताना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों हम ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन की मदद से हम यहाँ पर रखते हैं, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख देंगे और y की वैल्यू 8 रख देंगे तो यहाँ पे 13 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए भी इस हिसाब से करेक्ट है। और यहाँ पे ऑप्शन सी भी करेक्ट लग रहा है इस हिसाब से। और यहाँ पे अगर b की जगह x की जगह 9 रखेंगे और x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 9 रखेंगे, तो आपका ऑप्शन बी भी मैच हो रहा है। और अगर ऑप्शन डी रखेंगे दोस्तों तो ये भी शायद आपका मैच होता दिख रहा है। इसलिए हम अब ऑप्शन बी के अब हम जो वैल्यू है वो ऑप्शन यानी कि सेकंड इक्वेशन में रख के देखेंगे, अगर सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है तो हो जाएगा दोस्तों। अब हम आइए कुछ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब आप वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। x = 7 और y = 6। अब चाहें तो इक्वेशन को ऐसे भी फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। x y = 13 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x + 3y = 32 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इक्वेशन को बैलेंस करके सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, और वैसे आप वैल्यू पुट करके भी सॉल्व करते हैं, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करने के दोनों मेथड हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, एक अद्वितीय समीकरण है। आपको पता होगा जब कोई समीकरण अद्वितीय होता है तो उसमें a1/a2 जो होता है आपका वो नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है दोस्तों। और ये पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, आइए अब कंपेरिजन करते हैं। ऊपर a1 की जगह दोस्तों k है और a2 को जगह 3 है, यानी कि k/3 नॉट इक्वल टू b1 की जगह 2 है दोस्तों और b2 की जगह 1 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों k नॉट इक्वल टू 6 आएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन बी है जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी देर से हम लोग इस सेशन को कर रहे हैं और अब आपका सेशन ये समाप्त होता है। मिलेंगे कल आपको एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप आराम से रिलैक्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपने रिवीजन पे करिए, ताकि आप अपने आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम को टारगेट करें और अपने ड्रीम कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर।